लालू जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। लालू यादव बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारत में बहुत कम ऐसे सरीखे के नेता हुए जनता से जुड़े हुए। उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन उस आवाज़ को सुनने वाला फिर कोई नहीं रहा। वो लाठी को तेल पिलाए, फिर अपने कान में तेल पिलाए और सो गए। जो पार्टियां ये बात बोलती हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आबादी तो बता रहे हैं और हिस्सेदारी पर चर्चा नहीं करते हैं। पिछले 2 साल में प्रशांत जी ने जिस तरह से गांव-गांव जाकर लोगों में ये अलख जगाया है, ये बोध एक बार फिर से जाग उठा है और बिहार में एक क्रांति की मशाल जल चुकी है। और निश्चित रूप से जो एक काली दीवार थी उसमें एक छोटा सा छेद किया इन्होंने, रोशनी दिखी है। अब ये भीड़ तैयार है उस दीवार को गिराकर ऊर्जा के स्रोत को लेने के लिए और पूरे बिहार में उजाला फैलाने के लिए। अभी हम पटना के बापू सभागार के कैंपस में हैं और यहाँ पे मेरे साथ देख रहे हैं कुछ लोग हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति का जो सरगर्मी है तेज़ी से बढ़ते भी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो चलिए इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर गाजी शारिक अहमद और मैं कटिहार से आया हूँ। कटिहार से आए हैं, तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पैदल यात्रा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक वोट के महत्व को बता रहे हैं, तो आने वाले राजनीति में या चुनाव, जो आगामी चुनाव, उसमें क्या देखने को मिलेगा? आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो किसी व्यक्ति ने इतनी मेहनत ज़मीन पर उतर कर की हो। और जो आदमी गांधी को पढ़ कर आया है, गांधी को समझ कर आया है और राजनीति में इतना दिन काम करके उसके सभी आयामों को समझ कर आया है, बिहार में भी महागठबंधन को चुनाव लड़ाकर बिहार की राजनीति को ठीक से समझ चुका है, वो व्यक्ति जिसके अंदर बिहार का खून दौड़ता है, जिसने साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, जो सुल्तानगंज के छोटे से हॉस्टल में रहकर बड़ा हुआ, वो व्यक्ति बिहार को बेहतर समझ सकता है और पढ़ा हुआ है, दुनिया देखी है उसने, तो उसे मालूम है कि बिहार को किस चीज़ की ज़रूरत है और बिहार इतना बेहाल क्यों है। जो लगातार राजनीतिक परिस्थिति बिहार में रही, एक काम किसी ने किया और अच्छा काम किया। जैसे लालू जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। लालू यादव बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारत में बहुत कम ऐसे सरीखे के नेता हुए जनता से जुड़े हुए। उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन उस आवाज़ को सुनने वाला फिर कोई नहीं रहा। वो लाठी को तेल पिलाए, फिर अपने कान में तेल पिलाए और सो गए। फिर सारे लोग बेहाल होते गए, बिहार बेहाल होता गया। फिर नीतीश बाबू आए। नीतीश बाबू ने पहले कार्यकाल में काफ़ी बेहतर काम किया, बिजली दी, सड़कें दिया, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर उनमें भी वो बात रही नहीं और बिहार जो आगे बढ़ना चाहिए था फिर से वापसी की ओर चल पड़ा। और नतीजा ये है कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और अब तो मानसिक गुलामी में बंध गया है लोग कि अब या तो इसको वोट देंगे जिताने के लिए या इसको हराने के लिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वोट देना है। लेकिन पिछले 2 साल में प्रशांत जी ने जिस तरह से गांव-गांव जाकर लोगों में ये अलख जगाया है, ये बोध एक बार फिर से जाग उठा है और बिहार में एक क्रांति की मशाल जल चुकी है। और निश्चित रूप से जो एक काली दीवार थी उसमें एक छोटा सा छेद किया इन्होंने, रोशनी दिखी है। अब ये भीड़ तैयार है उस दीवार को गिराकर ऊर्जा के स्रोत को लेने के लिए और पूरे बिहार में उजाला फैलाने के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है सर, प्रशांत किशोर जी लगातार इस बापू सभागार में कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टियों में एक इस कॉन्फ्रेंस को देखकर हड़बड़ाहट मच गई है। तो क्या लगता है सर कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें प्रशांत जी का भूमिका किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, प्रशांत जी ने पहले भी कहा है कि वो राजनीति में लोगों को हाथ पकड़कर उनको मंजिल तक पहुंचाने में अपना योगदान देते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने फैसला किया है कि बिहार के लोगों का हाथ पकड़ के साथ देना है। तो बिहार की जनता भी तैयार है उनका हाथ थाम करके इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए। सत्ता परिवर्तन की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और प्रशांत जी निश्चित रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो घोर विरोधी हैं वो भी जानते हैं और वो भी कबूलते हैं कि प्रशांत को कुछ आए या ना आए, चुनाव जीतना आता है और उन्होंने इस बार बिहार के लोगों के पक्ष में खड़ा होने का फैसला किया है। तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा और वो रणनीतिकार हैं, आप जानते हैं। तो छोटे छोटे सभा करके पूरे इलाके में फिर अब बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं।
बापू सभागार में आप जानते हैं कि 7,000 से ज़्यादा सीट है, अंदर बाहर सब खचाखच भरा रहता है। 20-25 हज़ार लोगों को पूरे बिहार से हर सप्ताह एकत्रित करना आसान बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग आ रहे हैं, बुलाए नहीं जा रहे हैं। ये भेड़ों की भीड़ नहीं है, ये लाद कर लाई गई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बौद्धिक हैं और समझते हैं। सर, क्या जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी वो वादे करते हैं कि हम अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार या जनसुराज की सरकार आई तो पलायन को रोक देंगे या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, तो क्या लगता है कि पिछली जो सरकारें रही है, जो नेताएं रहे हैं, वो भी इस तरीके से वादे किए हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जी इन वादों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, बिहार में एक किताब कुछ दिन पहले बिकती थी, बिहार बनेगा स्विट्ज़रलैंड, है ना, लेकिन कौन बनाएगा? उसके पास विज़न क्या है? तो प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं उसके साथ वो अपना विज़न भी बताते हैं कि ये काम कैसे होगा। जैसे उन्होंने कहा कि पलायन रोक देंगे। कौन सा पलायन रोक देंगे? सबसे पहले चरण में जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो लोग परेशान होकर बेरोज़गारी में 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको सबसे पहले रोकेंगे। वो कैसे संभव है? रातों रात फैक्ट्रियां तो नहीं लग जाएंगी। तो प्रशांत जी ने बताया कि बैंक में एक CD रेशियो होता है, आपने सुना भी होगा, CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिसमें ये कानून है कि जिस बैंक में जिस स्टेट के लोग पैसा जमा करते हैं 70% पैसा कम से कम उसी राज्य के लोगों को लोन के रूप में दे दिया जाना चाहिए। लालू जी की सरकार थी तो ये 18% था बिहार में। अभी नीतीश बाबू की सरकार में बढ़ के ये 40% आया है। और यहाँ का पैसा जो यहाँ के लोगों को ऋण मिलना चाहिए था रोज़गार खोलने के लिए, स्टार्टअप के लिए, वो पैसा दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ 100% से ज़्यादा है CD रेशियो। तो और ये सरकार का हक है। एक दफ़ा व्यवस्था बदलेगी, सरकार अगर इसमें स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं एक साथ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया सालाना यहाँ रुकना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को 4% पर लोन दिया जाएगा, जो अभी समूह में 30% पर मिल रहा है, 2.5% महीना, वो 4% सालाना पर मिलेगा। जो लोग अपना रेहड़ी दुकान, छोटा छोटा कारोबार खोलना चाहते हैं, पोल्ट्री खोलना चाहते हैं, छोटा छोटा कारोबार खोलना चाहते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन जो लेकर के स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए धन होगा, पर्याप्त मात्रा में धन होगा और वो रोक के जा सकेंगे। फिर फैक्ट्री बनेगा, फिर फैक्ट्री भी बनेगा, फिर उसके आगे का माइग्रेशन रुकेगा। सर, हाल ही फिलहाल में नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे कास्ट सीनियस करवाया था, जातीय जनगणना, तो क्या लगता है सर, जातीय जनगणना करवाने से कोई फ़ायदा है या कुछ असर इसका दिख रहा है? देखिए, आपको ये मालूम है कि हमेशा से चुनाव होता है तो चुनाव के पहले हर लोकसभा, हर विधानसभा में बताया जाता है कि यहाँ फलाने जात का इतना है। तो सबको मालूम पहले से है कि कौन जात का कितना लोग कहाँ रह रहा है ना। तो ये अभी आया है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, लेकिन ये वो रिपोर्ट आई है जो सारे लोग पहले से जानते हैं। तो रिपोर्ट लाकर आप कौन सा तीर मार रहे हैं? आप अगर उस पर कुछ अमल करते, उससे लोगों का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते। जो पार्टियां ये बात बोलती हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आबादी तो बता रहे हैं और हिस्सेदारी पर चर्चा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना लेकर पूरे देश में भी मांग राहुल गांधी जैसे बार बार उठाते रहते हैं, संसद में भी उठाते रहते हैं इस मुद्दे को कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो बिहार में तो हो चुका है, तो क्या लगता है सर कि बाकी में जातिगत जनगणना कराने से कोई फ़ायदा है? देखिए, कोई भी स्टैटिस्टिक्स उसका कोई नुकसान नहीं है, वो सबका फ़ायदा ही होता है। अगर आप कोई भी जनगणना कराते हैं, जातीय कराते हैं या जानवरों का कराते हैं, घरों का कराते हैं, तो आपको वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा होता है। और जब आप बजट बनाते हैं तो उसको एलोकेशन करने में कि किस बजट को कहाँ खर्च कैसे होना चाहिए, उसमें सुविधा होती है। लेकिन उसके लिए नीयत साफ़ होनी चाहिए, जो दिखती नहीं है बाकी पार्टियों में।